हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट, मैं हूं प्रदीप पांडे। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन कह लीजिए आपको देता ही हूं कि हमारे यहाँ जो जूनियर इंजीनियर की रेगुलर क्लासेस हैं उनकी डेमो 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ 4 ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, इन 4 ब्रांच के स्टूडेंट आते हैं, डेमो करते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोग में भी कोई स्टूडेंट चाहे कि नहीं सर मुझे क्या कहते हैं रेगुलर क्लास करनी है, तो आप यहाँ डेमो कर सकते हैं। हमारा एड्रेस सेक्टर 8 इंदिरा नगर लखनऊ है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हम देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो हमने देखा भाई पदार्थ क्या होते हैं, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम बात किए थे एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके बारे में हमने बात किया। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही फिर हमने बात किया था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखा था। फिर हमने देखा आयंस क्या होते हैं, आयंस कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फिर हमने कल के लेक्चर मतलब प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एक चीज पाया कि भाई जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, और केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग हाई स्कूल इंटर से भी पढ़ते आ रहे हो, बेटा छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो टॉपिक है हमारा चार्ज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आवेश। अब देखो बच्चों, सभी लोग एक बात ध्यान समझिएगा, चार्ज ऐसे तो लगता है हम लोग तो क्या कहते हैं स्कूलिंग टाइम में ये सब पढ़े, फिर चार्ज तो कई बार पढ़ चुके हैं। पर होता क्या है बेटा कि चार्ज का जो वाकई जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत से स्टूडेंट, हम लोग तो बेटा ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन तो स्टूडेंट हमारे सामने ही रहते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चार्ज को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि चार्ज क्या कोई पार्टिकल है या कोई वस्तु होती है क्या, है ना। तो बहुत तमाम समस्याएं से स्टूडेंट गुजरते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को समझने के लिए अगर आप पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि किसी मैटर के मास को अगर आप समझ जाइए, द्रव्यमान क्या है, उसका मास क्या है, तो आप चार्ज को भी बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो अभी तो मैंने हेडिंग लिखी है, डिफिनेशन अभी मैं लिखवा दूंगा, पर आइए हम लोग समझते हैं कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। क्या चार्ज कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, या चार्ज किसी पार्टिकल, वस्तु या किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। देखो इसको समझने के लिए जैसे आप मानिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है भाई, यहां नीचे क्या है अर्थ और इसका सरफेस है, और हम सभी को पता है कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी डायरेक्शन होती है, जिसे हम जी से हम कह ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम किसी भी पदार्थ को मान लीजिए h ऊंचाई, कुछ ऊंचाई पे ले जाकर जैसे इसी पेन को हम छोड़ दें इस ऊंचाई से, तो होगा क्या भाई, ये पेन नीचे गिर जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पेन पे एक फोर्स लगता है, उसकी दिशा ग्रेविटेशनल फील्ड के तरफ होती है, अलोंग होती है। देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है। जब हम इस बॉडी को फ्रीली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दिएंगे तो होगा क्या, इस मैटर पे या इस पदार्थ पे एक फोर्स लगता है। अब बात यही आती है कि ये फोर्स देखो मैटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से, किस गुण की वजह से जब मैटर को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जा रहे हैं तो मैटर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो हम इसी प्रॉपर्टी को ध्यान सुनिएगा, जिस प्रॉपर्टी की वजह से किसी मैटर को ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाते हैं तो मैटर पे या पदार्थ पे फोर्स जो लगता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उस मैटर का मास या कह लीजिए द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। तो जैसे द्रव्यमान या मास उस मैटर पदार्थ का क्या है, एक इनहेरेंट आंतरिक गुण है।
ठीक उसी प्रकार चार्ज भी एक इनहेरेंट या कह सकते हैं एक आंतरिक गुण होता है किसी भी पार्टिकल का, पदार्थ का या मैटर का। ठीक है ना। चलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चल रहा हूं, थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी। अब बात समझते हैं। देखो, तो हमने देखा मास क्या होता है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाइए और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो आप समझ जाएंगे भाई कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखो, अब जैसे मैं ही इंसान हूं, इंसान के पास भी कई प्रॉपर्टी, बोल सकता है, चल सकता है, देख सकता है, सोच सकता है। वैसे ही मैटर के पास भी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं। तो उनमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या लग रहा है, फोर्स, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, मास। यहां तो बात समझ में आई, कंफर्म हो गया कि मास क्या होता है। अब बात आती है कि मास सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। कभी आपने सुना है कि निगेटिव मास है? जैसे इतने न्यूमेरिकल साहब ने कर डाले स्कूलिंग टाइम में, और यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन या प्रीवियस लेक्चर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास की बात किए थे, तो देखिए हम कभी साइन की बात नहीं किए थे। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी मास की वजह से जो फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड में लगेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड होती, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जिस दिशा में होती उसी दिशा में उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। ठीक है, इसलिए मास हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। अब बात करते बेटा चार्ज की। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी देर के लिए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये सब होते क्या है, ये जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में जाएंगे। फिलहाल ऐसे समझिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखो दिखाई है, जिसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अब मान लीजिए अगर हम किसी मैटर को या किसी पार्टिकल कह लीजिए, एक पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल को अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाएं, जैसे ये मान लीजिए पार्टिकल है, इसको मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए। अगर इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स ना लगे, तो आप समझ जाइएगा भैया कि इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी कि इसका चार्ज क्या होगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। अब बात करते हैं चार्ज की। जैसे मान लीजिए एक और हमारे पास पार्टिकल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रोटॉन का। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन है, यहां पर अलग कलर से मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रोटॉन है भाई, और इधर हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लिया यहां पास, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये जो था हमारा, ये है भाई हमारा प्रोटॉन। ठीक, और ये जो था ये हमारा है, देखिए तो एक्चुअल में ये हमारा है न्यूट्रॉन। तो हमने क्या देखा, अगर पार्टिकल को हम किस में ले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ले जाएं। तो देखिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन को ले जाते हैं तो प्रोटॉन पे एक फोर्स लगेगा, जो कि प्रोटॉन जिसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। और जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझिए बेटा, यानी कि अब मैं यहां चार्ज को डिफाइन कर देता हूं। चार्ज किसे कहेंगे आप, अगर आप किसी पार्टिकल को, किसी पदार्थ को, किसी मैटर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाइए, उस पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस पार्टिकल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। इसका मतलब आवेश या चार्ज कोई वस्तु या कोई पार्टिकल नहीं होता है, बल्कि ये पार्टिकल या मैटर, पदार्थ का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर उस पार्टिकल या उस मैटर पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अब चूंकि फोर्स ऐसा पाया गया कि सिर्फ फोर्स जो है वो या तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में देखा गया कि भाई प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो यहां से जो साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पहले की बात है जब ये सब बातें चल रही थी, है ना, तब उन्होंने समझा कि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो चार्ज जिसकी वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगे, एक वो चार्ज जिसकी वजह से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगे। तो होता क्या है, अब सुनिए, आपने ये सुना होगा ना कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का जो बेस है वो क्या है, बेस यही है, अगर पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लग रहा है
ठीक है, पहले की फोर्स लग रहा है यानी चार्ज उसके पास है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग रहा है तो समझ जाइएगा उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लग रहा है तो समझ जाइएगा उसका चार्ज क्या है, निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे बोला गया, एक ग्रुप ऑफ जो टीम होती है साइंटिस्ट की, वो टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया ऐसा करो, अगर पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगे तो उसे हम बोल देंगे भैया ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिया गया था, एक साथ समझिए कि एक वोटिंग हो गई, एक साथ समझिए हम ही भराई गई कि हाँ भैया ऐसा करो, हम ये मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और अगर हम क्या कहते हैं पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्शन फोर्स लगेगा तो हम ये कहेंगे कि चार्ज जो है पार्टिकल्स पे वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव बोलने का यही मेन रीजन है। इसलिए यहां से मैं दिखा दूं, इसलिए ये जो प्रोटॉन है हम कहते हैं भाई प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन हैविंग सॉरी इलेक्ट्रॉन हैविंग निगेटिव चार्ज। और यहां जो न्यूट्रॉन बैठा है रेड कलर में, इसको देखा भैया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब चार्जलेस पार्टिकल है। मींस ये न्यूट्रल पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल, चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जैसे द्रव्यमान किसी भी मैटर का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज भी एक इनहेरेंट या एक आंतरिक गुण है जिसकी वजह से पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए बच्चों, यहां से अब हम समझते हैं कि चार्ज की डिफिनीशन क्या है। ठीक है ना, तो अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ए इनहेरेंट property, it is inherent property of matter by which इसको मिटा दें, matter experience a force in the presence of external electric field, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं भाई कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई वस्तु या कोई पदार्थ नहीं होता, हाँ चार्ज ऐसे किसी वस्तु या पदार्थ का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण होता है जिसको अगर हम ले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर क्या लगने लगे, फोर्स। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको कुछ बात बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको जान लिया जाए। मास और चार्ज में कुछ तो डिफरेंस होगा ही, तो यहां हम लिखते हैं मास द्रव्यमान और यहां लिखते हैं हम चार्ज आवेश। सिमिलरिटीज क्या है भाई, सिमिलरिटीज अभी हमने बताया कि दोनों ही मैटर के इनहेरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे फोटोन के पास मास की प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी एटम ले लीजिए, एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके पास भी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लीजिए तो आप देखेंगे इनके अंदर मास की भी प्रॉपर्टी है और चार्ज की भी प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से देखिए बेटा, जेई में मैं अगर इतना समय दे रहा हूं चार्ज पे आवेश को पढ़ाने में, तो इसलिए दे रहा हूं ताकि ये चीज जो हमारे बहुत से बच्चों, मैं सही बताऊं तो लगभग 80-85% बच्चे ऐसे हैं जो कि चार्ज को एक पार्टिकल मानते हैं। उनको लगता है चार्ज मतलब कोई चीज, और पूछो तो तुरंत बताते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से चार्ज होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके पास हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल हैं जिनके पास चार्ज की प्रॉपर्टी है। हाँ, मोटे तौर पे हम इनको चार्ज कहने लगते हैं बाहर से, है ना। चलिए मास की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट मास देखो, इट इज द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज
पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हमने चार्ज क्या देखा भाई, चार्ज में बी पॉजिटिव और इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं ना कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहोगे, नेगेटिव चार्ज? सिंपल सा तरीका, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है तो यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगे तो समझ जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये दो बातें हो गई। फिर सेकेंड, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइंस्टीन ने 1905 में बताया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए कि टाइम, लेंथ और मास ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी ना होके ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो ये चीज आप लोग फिजिक्स उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना बता दे रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास m0 है तो अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करे भाई, v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका उस वक्त मोशन के दौरान उसका जो मास होगा, हम ये लिख दें, मास ड्यूरिंग मोशन वो होगा v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहां m0 क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास। ये से क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास, या आप कह सकते हैं मास ड्यूरिंग मोशन, मास ड्यूरिंग मोशन। v वेलोसिटी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन यहां आ जाइए, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। चार्ज जो बेटा होता है, आवेश होता है, वो कभी भी पार्टिकल के वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस प्रॉपर नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर इसका चार्ज इतना है, अब मैं इलेक्ट्रॉन को चाहे कितनी भी तेज स्पीड से मूव कराऊं, उसकी वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, उसका चार्ज कभी भी इससे चेंज नहीं हो सकता। तो मास स्पीड डिपेंडेंट होता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मास हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि किसी भी चीज जिसके पास मास को छोड़ दो तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगी, और चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। तो हम हेडिंग लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने क्या, ये हम लोग बेटा शुरू में पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है भाई, क्या प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। ये हम लोग स्कूल में टाइम से ही पढ़ रहे हैं कि भाई अगर मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और या दो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम बात करें इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि लाइक चार्ज है तो एक दूसरे पे एक रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना। अगर दो निगेटिव चार्ज हैं यानी कि लाइक हैं, फिर भी एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन टाइप। बाकी ऊपर के दोनों केस में नेचर क्या है, रिपल्सन टाइप। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही होगी भाई। सेकंड देखते हैं,
सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज आर कंजर्व या चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है वैसे ही चार्ज भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, कहने का मतलब उस सिस्टम का बाकी बाहर की दुनिया से कोई मतलब आइसोलेटेड हम किसे कहते हैं, पृथक, जिसका जो कि बाहर से कुछ ले ना पाए और बाहर कुछ दे ना पाए, ठीक है। ऐसे सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है वैसे ही चार्ज भी फॉलो करते हैं। जैसे आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे ही आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होता है। अभी देखते हैं हम कैसे। तो पहला ये चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखा दें, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर एनी आइसोलेटेड पृथक, बेटा पृथक क्या लिख सकते हैं, पृथक। चार्ज फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। इस एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लो एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें सिर्फ 3 ही पिंड हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये जो हमारा सिस्टम है ये इससे बाहर से ना कुछ आ सकता है ना ही ये कुछ बाहर दे सकता है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि इन तीनों जो इसके अंदर जो तीनों स्फीयर कह लीजिए गोले हैं या 3 बॉडी हैं, तो इनके सब पे हम एक एक चार्ज कंसीडर कर लें। मान लेते हैं इस पे हमारा जो चार्ज Q1 है वो है +2 कूलम। फिर इसका मान लेते हैं -1 कूलम और इस पे चार्ज कंसीडर कर लेते हैं +4 कूलम, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसका जरा नेट चार्ज कितना है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आपको क्या करना है, सभी चार्ज को साइन के साथ ऐड कर दीजिए। 2 - 1 + 4 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5 कूलम। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर भी हो रही है तो भी आपका जो पूरे सिस्टम का है ओवरऑल चार्ज, टोटल चार्ज वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसी बॉक्स को हमने पकड़ के जोर से हिला दिया और हिलाने के बाद इस सिस्टम को हमने देखा भाई वही सिस्टम है। ये 3 जो ऑब्जेक्ट है उनको बना लेते हैं। हमने देखा कि जो Q1 है वो हो गया हमारा 3 कूलम, Q2 जो है वो हमारा हो गया -2 कूलम। और क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई आप जरा Q2 3 की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, चार्ज क्या होता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि जितना टोटल अमाउंट में चार्ज यहां था उतना यहां होगा। तो यहां टोटल अमाउंट में चार्ज कितना था, 5 कूलम। तो इसका मतलब अभी भी इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 5 कूलम। मींस अगर हम Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश करें तो कितना आ जाना चाहिए, 5 कूलम, ठीक है। तो करके देखते हैं, 3 - 2 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है Q3 = 5 कूलम। तो जरा देखिए यहां से Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से Q3 आ जाएगा आपका 5 - 1 = 4 कूलम। अब बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारे अर्थ पे कोई धूमकेतु ये सब चीजें ना आए
हमारे अर्थ से ना कोई रॉकेट या कुछ भी चीजें बाहर जाए स्पेस में, ना स्पेस से कोई चीज आए, तो हमारे अर्थ का जो टोटल चार्ज होगा, जितना अमाउंट होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं भाई। चार्ज की अगली जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज आर क्वांटाइज, जिसे आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन का। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हम जैसे कहते हैं कि कोई चीज क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम देख लें मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज मीन्स अवेलेबिलिटी इन फिक्स्ड अमाउंट। किसी भी कोई भी चीज, अगर आप कोई किसी भी चीज की उपलब्धता अगर फिक्स अमाउंट में है, तो हम बोलते हैं कि वो चीज क्या है, क्वांटाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो क्वांटाइज है। कैसे, क्लास में अगर स्टूडेंट होंगे, हम कहते हैं क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, या तो वो 0 हो सकता है, या अगर क्लास में स्टूडेंट है भी तो मिनिमम कितना स्टूडेंट हो सकता है, 1। क्या ऐसा हो सकता पॉसिबल है कि क्या आधा क्लास में बच्चा बैठा है, नहीं। अच्छा, 1 से ज्यादा होगा तो 2, 2 से ज्यादा होगा तो 3, 3 से ज्यादा होगा तो 4, यानी कि इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक वैसे भी चार्ज भी होता है, वो एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट विल बी Q इक्वल टू प्लस माइनस लगाते हैं एन ई। यहां जो हेयर जो E है वो एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। E क्या है भाई, इसके 3 नाम होते हैं। पहला, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं, फिर इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो हम बात करें कि अगर एलिमेंट्री चार्ज इस E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कहने मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि एलिमेंट्री चार्ज कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जितनी आवेश की मात्रा होती है, जितने अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, उसे ही हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और N क्या है, N है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन चार्जिंग, ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं ऐसे। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक है, एक स्फीयर ले लें, एक गोला ले लें मेटल का, आप कोई भी चीज का ले सकते हो। चलो हमने एक मेटल का स्फीयर लिया, एक गोला। ये हम अभी कह रहे हैं कि ये गोला जो है हमारा पूरा क्या कहते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा ध्यान सुनिए, चाहे एटम हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितनी भी लार्ज बॉडी प्लेनेट क्यों ना हो, अगर मैं कह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप समझ जाइएगा उस चीज में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन होंगे, इसलिए नेगेटिव जितने चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव होंगे, और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ओवरऑल चार्ज 0 का मतलब वो बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब एक गोला है मेटल का, हम कह रहे हैं कि ये जो गोला है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इतनी बात क्लियर है। यानी कि इस वक्त अमाउंट ऑफ चार्ज इस गोले पे क्या है, आप कहेंगे सर इस वक्त गोले पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, 0। अब मान लेते हैं, सोचिएगा सारे बच्चे, अगर मुझे इस गोले को चार्ज करना है,
ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे इस गोले को चार्ज करना है तो आप किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, दोनों ही तरीके में वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को उस ऑब्जेक्ट से निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को दिमाग में बैठा लो निगेटिव चीज है, तो किसी जैसे मान लो पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, यानी कि निगेटिव चीज से मैं निकाल लिया, तो मैं जब निगेटिव चीज से निकल जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं, भाई ये पेन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ठीक इसके अपोजिट, अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आके इस पेन को दूं, यानी कि निगेटिव चीज हम इस पेन को ला रहे हैं, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे इसको चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे भाई, मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्फीयर से बाहर निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन बस। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए, तो आप कोई पूछे कि इस स्फीयर पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, क्योंकि आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, बस एक, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और एक इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, है ना, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए यहां चार्ज की नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इतनी बात समझे, बोलो। इसका उल्टा अगर आप इलेक्ट्रॉन देते तब यहां माइनस साइन आ जाता। तो यहां से हमें एक चीज क्या समझ में आया कि कोई भी चार्ज पॉट, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पॉसिबल है ना। फिर सुनिएगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज बताइए। तो पॉसिबल मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर एनी चार्ज ऑब्जेक्ट कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। या तो एक इलेक्ट्रॉन लिए होगे या एक इलेक्ट्रॉन दिए होगे। अब बात समझते हैं क्वांटाइजेशन की। तो जैसे मान लो बेटा आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब हम कहते हैं इसको और पॉजिटिवली चार्ज करना है और इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो क्या करोगे आप, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यही तो करोगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो आप जरा देखो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इसके n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अच्छा, और चार्ज करना तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1 2 3 4, क्या ऐसा लिखा है क्या कि दशमलव में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सर 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, सर 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, सर 4.7 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए यहां जो n आपको नजर आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, n यहां जो n है ये अगर ध्यान से देखिए तो एक इंटीजर है। क्या है भाई, एक इंटीजर है। इंटीजर की मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे n तक। तो यानी कि हम इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, quantization of charge, quantization of charge या say that means लिख लेते हैं, means the total amount of charge present on any charge particle body is always integral multiple of एलिमेंट्री चार्ज। इसका मतलब किसी भी पदार्थ पे जो चार्ज की मात्रा की बात अगर हम करें Q की, तो Q हमेशा होता है बेटा एलिमेंट्री चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल, Q इक्वल टू NE। ये पूरी कहानी है, Q इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ, कैपिटल Q है यार अमाउंट ऑफ चार्ज, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस। E क्या है भाई, एलिमेंट्री
चार्ज, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमने बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। तो ये सब आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बेटा, चार्ज और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, कोई कहे कि चार्ज क्या है, वेक्टर राशि है या सदिश है, अदिश है, तो आप कहेंगे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे मास, मास के पास क्या कोई डायरेक्शन होती है ना, वैसे ही चार्ज के पास कोई डायरेक्शन खुद की नहीं होती है। फिर अगर मैं बात करूं यूनिट की, अगर मैं बात करूं यूनिट की, चार्ज की यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्ज, तो भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, ठीक है ना, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलॉम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें हमने देखा आज। हम देखो बेटा, हम इतना स्लो हर लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। मैंने चार्ज पे इसलिए एक्स्ट्रा, मुझे भी लग रहा है कि मैंने ज्यादा समय दिया इसलिए ताकि आपको बेसिकली चार्ज के बारे में समझ में आ जाए। चार्ज वैसा ही एक प्रॉपर्टी है जैसा मास है। हाँ, मास की वजह से कोई पदार्थ हमेशा नीचे ही आता है, पर चार्ज में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज दो ही प्रकार के पाए गए हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए पॉजिटिव बोल देते हैं, जो इधर गए वो निगेटिव बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने बात किया चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज, फिर हमने देखा चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें हमने इसकी प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक, अब थोड़ा सा अगला लेक्चर जो होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर, एनर्जी, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है ना, या नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। थैंक यू।